we have discussed regarding the educational finance of government and household. Now we shall be discussing about the educational financing made by foreign aid or Videsi Sahayata, you can understand. There is the contribution of foreign aid in educational financing. और ये कहने की बात ही नहीं है कि सपोर्ट है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का और विदेशी सहायता का कंसेप्ट एजुकेशन में है. So foreign aid is one important source of finances for education in several developing countries including India. और डेवलप्ड कंट्री सहायता करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, डेवलपिंग कंट्रीज सहायता करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, और डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज सहायता करते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की. लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें काम, चूँकि जो अंडर डेवलप्ड हैं या फिर अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी समस्या दूसरी है. एजुकेशन से ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी उनका हेल्थ है, फूड सिक्योरिटी है, लाइक दैट है. लेकिन ये एजुकेशन प्राप्त करना और एजुकेशन में विदेशी सहायता की अपेक्षा रखना, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के रेस्पेक्ट में ज़्यादा मीनिंगफुल है. सो ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट्स अंडर दी, ये डीपीईपी का नाम आपने काफ़ी सुना होगा. पहले डीपीईपी था, बहुत दिन तक यहाँ भी कार्य चला अपने यहाँ भी बिहार में. डीपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट, ये शुरू में था, बाद में इसी को डाइवर्ट करके लेटर इट वाज नेम्ड एट सर्व शिक्षा अभियान. ये भी एक जीके का क्वेश्चन है, इसी से. So a large number of primary education projects under the district primary education program, later named Sarv Shiksha Abhiyan, was assisted by several international agencies. The support was from the agencies like World Bank का Swedish International Development Agency, और इसको यदि हम लिख दें तो SIDA, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये एक इनका कंट्रीब्यूशन था. इसके बाद है यूनिसेफ, इस नाम से आप सब परिचित हैं, यूनिसेफ. और फिर ये ODA, ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक community. So these were instrumental in financing. What were those? World Bank, the Swedish International Development Agency, the UNICEF, the Overseas Development Administration, the European Economic Country, etc. were more instrumental in the financing or in providing foreign aid, you can say. The external aid is both bilateral flowing from countries and multilateral flowing from international and other organization. तो एक तो हमने शुरू में कहा कि ये जो फंडिंग है ये बाइलैटरल है, मतलब एक दूसरे को, और ये मल्टीलैटरल भी, देन ले एक दूसरे की सहायता. और फ्रॉम इंटरनेशनल, जैसे UN बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी हेल्प करती है. और इस तरह के और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबकी चर्चा करना यहाँ संभव ही नहीं है. सो देयर आर हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉरेन एड फॉर प्राइमरी एजुकेशन. प्राइमरी एजुकेशन, जब आप वर्ल्ड के जो कमिटमेंट वाला, जिसमें हम बार बार चर्चा करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके सिग्नेटरी बहुत सारे कंट्री है लगभग, और इंडिया भी इसमें है. तो उनके डॉक्यूमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो उस डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि कंट्री विल बी सपोर्टेड, मतलब जो डिप्राइव्ड कंट्रीज़ हैं, जो लो स्ट्रेटेजिक कंट्रीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, जिसके बारे में हमने अभी कहा कि जिनका मेजर प्रॉब्लम फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ सिक्योरिटी है, तो उन लोगों को जो सहायता देने की बात है, तो ये इट इज़ द कमिटमेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प देम.
तो इसीलिए देयर आर हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ फॉरेन एड फॉर प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के कंसेप्ट के बारे में भी हम लोगों ने कहा कि ये कमिटमेंट है वर्ल्ड के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का. द यूएस, United States of America, the US, the country with the biggest system of higher education, that is 80% of the higher education sector is sustained by government funding. मतलब यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स अपना 80% हायर एजुकेशन को फंड करता है गवर्नमेंट सपोर्ट से. मतलब वहाँ में 20% दूसरे तरह के सोर्सेज से सपोर्ट है गवर्नमेंट ये हायर एजुकेशन. The rest of the money comes from the endowments and only some bit of resources is generated by the institutions themselves. तो इंडोमेंट से आते हैं, थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना करता है. बल्क इज गिवन बाय द गवर्नमेंट. देयर इज द प्रैक्टिस टू कट एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज बाय अपॉइंटिंग. और ये बहुत बड़ा खेला है, ये बहुत बड़ा झमेला है. नॉट ओनली इन द कंट्री लाइक इंडिया बट इवन इन द कंट्री लाइक यूएसए यू कैन से, जिसके बारे में हम लोग की धारणा क्या है कि वहाँ तो सब कुछ बहुत, सरकार के पास पैसे बहुत है, बहुत खर्च करता है. क्या है स्थिति? There is the practice to cut expenditure on salaries by appointing ad hoc teachers to whom no dearness, housing, city compensatory, travel, medical allowances are paid. मतलब ad hoc टीचर को 80% फंड करती है, लेकिन और फंड न करना पड़े इसके लिए उपाय क्या करती है? एड हॉक टीचर की नियुक्ति करता है. और एड हॉक टीचर जो नियुक्त होते हैं उनको क्या करता है? सैलरी जो जैसे अपने यहाँ है कि स्केल, हाँ ये स्केल पे नहीं देता है, एड हॉक अपॉइंटमेंट है, उनको डियरनेस नहीं मिलता है. यदि बेसिक है तो उस पर हाउसिंग की फैसिलिटी नहीं है, हाउसिंग रेंट नहीं मिलेंगे, सिटी कंपनसेटरी नहीं मिलेगा, ट्रैवल नहीं मिलेगा, मेडिकल नहीं मिलेगा और बहुत सारे इस तरह की सुविधा नहीं मिलेगी जिससे गवर्नमेंट को फंडिंग करने में सहूलियत होगी और उनका बल्क पैसा बच जाएगा ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ दीज एड हॉक टीचर्स. नॉर इज एनी कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड ऑफ सच टीचर्स डीम्ड नेसेसरी. और वैसे टीचर्स को प्रोविडेंट फंड भी नहीं देना है, पेंशन भी नहीं देना है, तो सरकार मतलब एक तरह से वही एड हॉक इंगेजमेंट है उनका. टू कट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैंपसेस, ये एक और वहाँ पैसा कटने की बात हो रही है. टू कट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैंपसेस यूनिवर्सिटीज हैव ऑथराइज्ड स्टडी सेंटर्स टू डिस्पेंस एजुकेशन फॉर देयर डिग्रीज स्पेशली इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा. तो जो भी कंप्यूटर वगैरह टाइप के जो कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल जो पेइंग कोर्सेज हैं, उनको चलाने के लिए यूनिवर्सिटी ने अपने स्पेस भी दिए हैं भाड़े पे, ताकि उससे भी उनको अर्निंग हो सके. ऑल दीज हैज़ गिवन हायर एजुकेशन द निकनेम ऑफ हायर एजुकेशन. मतलब यूएसए के हायर एजुकेशन को नाम दिया गया है हायर एजुकेशन, भारे का एजुकेशन. इसीलिए फंड जनरेट करने की जो मुहिम है उसमें शामिल है. और ये जान के बड़ा आश्चर्य होता है कि दी कंट्री लाइक यूएसए इज डूइंग द सेम. हालांकि हमारे यहाँ कम है. यदि हम यूग्नू से हायर करें, ज़्यादा चार्ज करें, तो यूग्नू या इस तरह के जो प्राइवेट ऐसे ओपन डिस्टेंस लर्निंग है उनके सामने एक समस्या आ जाएगी. और चार्जिंग नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट एंड लाइक दैट, वो सिस्टम चल कैसे रहा है. दिस The formal teachers are instrumental in all their management of learning materials and like that. So all this has given higher education the nickname of higher education, HIRE. कहाँ? यूएसए में. इन इंडिया रेकरिंग, मतलब रेकरिंग का मतलब वहाँ हमने कहा था कि आपको बताएंगे आगे. रेकरिंग का मतलब है रेकरिंग नॉन प्लान, जिसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, एकाएक. So to cut the cost of all these has given higher education. ठीक है. In India recurring मतलब non planned expenditure by level, that is from primary schooling to higher education, shows 94.5% of the expenditure on a school met by government sources. नीचे तो है ही 94.5%, वहाँ हमने 96 देखा था, लेकिन टोटल मिला के भी कह रहा है 94.5%. दी हाईएस्ट एजुकेशन दी हायर एजुकेशन, और ये बहुत पहले का रिपोर्ट है, एक डाटा हमने जहाँ से लिया है वो 86-87 का डाटा दे रहा है. 76%, अब ये घट गया है. एंड फीस एंड इंडोमेंट्स अकाउंटेड फॉर द रेस्ट, मतलब 12%, मतलब 76% और 12% हायर एजुकेशन में.
privatization of higher education, which was encouraged by the government policy during 1990s, may increase the share of the component to a much higher level. और आज प्राइवेट का बढ़ा है, जैसा कि हमने पीछे के लेक्चर में भी बात की. A commonly suggested cost recovery method is to increase students fees. और सबसे एक ही उपाय ही बचता है, एक ही सजेशन ही बचता है कि यदि गवर्नमेंट के लोड को कम करना है और हायर एजुकेशन के कॉस्ट को बियर करना है, तो एक ही उपाय है कि आप हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स को की फीस को बढ़ा दें. लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि जो बच्चे प्राइवेट में एडमिशन लेके पूरी की पूरी फीस देते हैं, कई गुना फीस ज़्यादा देना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में आके पैसा देना ही नहीं चाहते. इट्स ए प्रॉब्लम. उनका एटीट्यूड है कि गवर्नमेंट को मुफ्त में करना है, और फिर उसमें फिर बहुत तरह के पॉलिटिकल स्टूडेंट लेवल पे एजिटेशन सब इन्वॉल्व हो जाते हैं. द शेयर ऑफ फीस इन द टोटल एक्सपेंडिचर इन हायर एजुकेशन हैज़ डिक्लाइंड ओवर टाइम. और एक चीज़ ये भी है सही, जिसको स्टूडेंट लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कि 30 साल में फीस नहीं बढ़ी. अब उस समय यदि 1500 रुपये फीस थी, तो आज 1500 रुपये को यदि आप सिर्फ पैसा के वैल्यू के सेंस में यदि कहें, तो भी कितना बढ़ना चाहिए था. इसीलिए चूंकि फीस बढ़ा नहीं है और जितनी फीस पहले थी वही फीस कई दशकों से चली आ रही है, जिसकी वजह से शेयर जो है टोटल एक्सपेंडिचर में, हायर एजुकेशन के एक्सपेंडिचर में स्टूडेंट के फीस का वो शेयर बहुत घट गया है. दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज फीस ऑफ कोर्सेज इन हायर एजुकेशन वेर केप्ट कॉन्स्टेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम इवन दो द कॉस्ट प्रोवाइडिंग एजुकेशन इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड. मतलब कॉस्ट तो बढ़ गया लेकिन फीस को नहीं बढ़ाया गया. दिस इज द रीजन. इन द इंडियन कंटेक्स्ट द फॉलोइंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ इंक्रीजिंग द फीस हैव बीन सजेस्टेड. फीस बढ़ाने का एक तरीका बताया गया है कुछ. ये यूनिफॉर्म इंक्रीज फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, पूरा यूनिफॉर्म, कम से कम स्टेट लेवल पे तो, लेकिन वो भी नहीं. इंक्रीज द फीस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ कोर्सेज. प्रोविजन कोर्स का जो है उसके अकॉर्डिंगली बढ़ा. एंड गिविंग ऑटोनॉमी टू कॉलेजेस फॉर डिसाइडिंग ऑन द फीस टू बी चार्ज्ड और कोर्सेज ऑफर्ड एंड अदर्स. हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि ऑटोनॉमी का एक कंसेप्ट हुआ. तो autonomous institution will decide their fee as their own. In most of the colleges and universities, over 90% of expenditure goes towards paying salary of teaching and staff. मतलब जितना पैसा सरकार देती है, उन पैसे का 90% लगभग टीचर और स्टाफ की सैलरी में ही खर्च हो जाते हैं. मतलब इंस्टीट्यूशन को यदि ग्रो करना है, डेवलप करना है, डे टू डे की रिपेयरिंग करनी है, मशीन खरीदना है, या फिर और किसी तरह का कोई भी डेवलपमेंट काम करना है, तो द अमाउंट इज ओनली 10%, विच इज ए वेरी मीगर अमाउंट इन कंपेरिजन टू द चेंजिंग सिनेरियो इन एजुकेशन एंड द डिमांड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ laboratories and apparatus and like that. Therefore, it is not surprising that many dual mode universities have been resorting to distant education. और यही कारण था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, एज आई कैन रिकॉल, 1982 ऑनवर्ड्स डिस्टेंट एजुकेशन शुरू किया, मतलब अपना करस्पॉन्डेंस किया. और आजकल हर यूनिवर्सिटी को एक फंडिंग बॉडी के रूप में डिस्टेंट एजुकेशन मोड से तो डुअल मोड चला रहा है कि फॉर्मल एजुकेशन तो दे ही, और पैसा कमाने के लिए दूसरे सिस्टम को भी हम लोग दे. डुअल मोड, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंट एजुकेशन का नाम से हर यूनिवर्सिटी ने, बिहार की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी ने, हालांकि अब थोड़ा नया एक्रेडिटेशन वगैरह से थोड़ा प्रॉब्लम आया है. तो ये दो मोड भी चल रहे हैं ड्यू टू फिनेंशियल क्रंच और ड्यू टू मैनेजिंग दीज एस्पेक्ट्स. सो इन दिस वे वी हैव लर्न देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ फॉरेन एड इन एजुकेशन, और खास के प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स है, यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक और बहुत सारा नाम हमने यहाँ लिखा, फंड करते हैं. और वो फंड के कई तरह से है, लोन के रूप में, ग्रांट के रूप में, बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, कुछ लौटाना है कुछ नहीं. और सबसे बड़ी बात है कि जो कमज़ोर पक्ष है, जो कमज़ोर कंट्री, उनको सपोर्ट करना हमारा ये ह्यूमन ऑब्लिगेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्लिगेशन है. और जितने भी वर्ल्ड फोरम्स हैं
फोरम्स है उन लोगों ने साइन किया, और इसी क्रम में हम लोगों ने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और उसका जो गोल नंबर 4 है आप देखें तो दैट इज कमिटेड फॉर द होल वर्ल्ड. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज नॉट फॉर फ्यू कंट्रीज, इट इज फॉर द वर्ल्ड. तो फॉरेन एड न केवल जरूरी है, ये कमिटमेंट भी है ऑर्गेनाइजेशंस का, वर्ल्ड फोरम का, कंट्रीज का. और यदि हम भारत की बात करें तो ब्रदरहुड का जो कंसेप्ट है इंडिया का, सबकी मदद करने का जो कंसेप्ट है इंडिया का, उसमें ऑब्वियस है कि जो नीचे की कंट्री है उनको मदद चाहिए, क्योंकि सभी वर्ल्ड सिटीजन हैं. और इससे थोड़ा सा हम आगे यदि बढ़ जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि नहीं, देयर इज द नीड ऑफ फॉरेन एड. और आपने हाल के वर्षों में देखा, न केवल इन एजुकेशन में, बहुत सारा, चाहे हमारा वैक्सीनेशन का कंसेप्ट हो या अभी हाल के वर्षों में कई सारे रास्ते. एक तो हमारे नज़दीक के जिनके बारे में हमने चर्चा की कि श्रीलंका की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, फिनेंशियल मदद की. तो इंडिया इज डूइंग इन द सेम वे एंड देयर आर अदर बॉडी एंड दे आर कमिटेड. इट इज देयर moral duty as well as being a part of the world. They are soldiering this responsibility through the organizations for which they are signatory and for which they are the members. So there is a concept of foreign aid, and that is very much helpful for the poorer states and also to the developing countries like us. So this is all about this part of the lecture in which we discuss foreign aid as educational financing.